नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। साधना की खास पेशकश रूबरू हम प्रतिदिन कराते हैं किसी न किसी सक्सेस से, तो सक्सेस से रूबरू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक मेहमान है जिनका तारुफ आपसे हम कराना चाहते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री हैं और बहुत कुछ उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। खैर, यदि पहले आपको सब बता दिया तो निश्चित रूप से पूरा के पूरा चार्म खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि हम उन्हीं की जुबानी सुने और उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका साधना न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। जी डॉक्टर साहब, एक उम्र होती है, कम उम्र में आपने जो है उपलब्धियां हासिल की है। खैर, एक लंबी फहरिस्त है, आपके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं सीधे सीधे आ रहा हूं, आपने पीएचडी की है लॉ में, तो एकदम से एक नया विषय में आप पीएचडी कैसे सूझे? चूंकि मैं जी कानून का विद्यार्थी हूं जी, और मुझे लगता है समाज का अगर ठीक से विकास करना है जी या किसी व्यक्ति को उसके उचित स्थान तक पहुंचाना है, जी, उसमें न्याय की बड़ी भूमिका होती जी। है। हम अपने पुराने इतिहास और शास्त्रों में उठाकर देखते हैं, जी। सुख से लेकर के कांडे तक का न्याय शास्त्र को देखते जी। हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि न्याय ही समाज की आस्था और आत्मा है। जी। अगर समाज को ठीक से चलाना है तो समय पर और सस्ता सरल न्याय बहुत आवश्यक है। मेरी यही आकांक्षा मुझे पीएचडी की तरफ ले गई। न्याय समाज की आत्मा है, बहुत अच्छी एक परिभाषा की डॉक्टर साहब आपने। वस्तुतः इस थीम पर चलने वाले, इस लाइन पर चलने वाले भी आवश्यकता है इस पूरे देश को। तो क्या लगता है कि कब तक एक जो न्याय की अवधारणा है वो स्वयं सिद्ध हो सकती है? मुझे लगता है जब से इस देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उस दिशा पर चलना शुरू हुआ है। जी। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो लगता है कि एक शब्द में कहें कालवाह हो गए थे, जिनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कई कानूनों को वापस लिया है और एक स्पीडी न्याय की तरफ बढ़ा है। और मैं मानता हूं कि न्याय को अगर समाज में ठीक से लाना है, चलाना है, तो समाज की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए लोक अदालतें, जन अदालतें और एक जो मध्यस्थता का जो दौर चला है, यही कानून और न्याय को सही दिशा में ले जाएगा। जैसे अगर इसमें कहा जाए, जो हमारे पुराने जो न्याय शास्त्री वो कहते थे कि जो चीजें, जो निर्णय हम लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठ के कर लेते थे, अंग्रेजों के आने के बाद हम उसके लिए लंदन तक दौड़ लगाने लगे। तो मुझे लगता है जो एक समाज में कानून व्यवस्था का जो एक बड़ा डर खड़ा हुआ है हमारे सामने, या मैं कहूं कि एक बड़ा राक्षस के रूप में जो खड़ा हुआ है, तो एकमात्र समाधान उसको समाज के अंदर से निकालना पड़ेगा। और सामाजिक ताना बाना अगर हमारा मजबूत रहेगा तो मुझे लगता है हम उसमें ठीक से न्याय दे सकते हैं। सोशल पैथोलॉजी के माध्यम से एक न्याय की अवधारणा को सिद्ध करने के पक्षधर हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। डॉक्टर साहब, मूलतः शिवपुरी के पिछोर से आप हैं, बहुत छोटी जगह है। बाल्यकाल में जो है आपकी शिक्षा दीक्षा पिछोर में हुई, उसके बाद प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपने अपना अगला अध्ययन किया। ऐसे में उसके बाद 10 वर्षों तक आप जो है पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे हैं। तो एक बहुत निष्ठा का प्रश्न है कि जो परिवार और राष्ट्र धर्म, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने में कठिनाई आई होगी? मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई आती है, क्योंकि मैं लंबे समय तक संघ कार्यालय में रह करके मेरी पढ़ाई हुई। मैं 92 में भोपाल आया था, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। जब से मैं हमारा भोपाल के संघ कार्यालय में रह करके पढ़ाई करने लगा था, संघ का काम करना और पढ़ाई करना। इसके बाद मैं 10 साल फिर प्रचारक रहा। प्रचारक से वापस आने के बाद मैं गृहस्थ जीवन में आया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कहा गया कि जोड़ी ईश्वर बनाता है, तो ईश्वर ने वैसी व्यवस्था की होगी। और मुझे मेरे अपने परिवार की तरफ से, या मैं मुख्य रूप से लोगों को लगता है कि तो कभी सामाजिक काम में, संगठन के काम में कोई कठिनाई नहीं आई। और मैं मानता हूं कि मेरी धर्मपत्नी भी इसमें मेरे साथ में सहयोगी के रूप में ही रहती है। बिल्कुल सच्ची सहचरी के रूप में अपनी भार्या को जो है पूरा श्रेय देते हैं कि जो भी राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं उसमें वो कहीं आड़े नहीं आ रही, बल्कि इनका आत्मबल बन के सामने। खैर डॉक्टर साहब, आप बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और साथ में कैबिनेट जो मंत्री का दर्जा आपको मिला हुआ था। उसके बाद उन सबके साथ साथ आपने अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं, 4 पुस्तकें लिखी हैं। तो इतना समय चूंकि जिम्मेदारियों के काम थे और उसके बाद आपने 4 पुस्तकें पब्लिश करा ली। जैसे मैं कहूं, मेरा जो पीएचडी हुआ है 2010 से 2014 के बीच में, वो अधिकांश समय मैंने ट्रेन में उस पर अपना काम किया है। जब मैं ट्रेन में रहता था तो 8-10 घंटे का पूरा समय मिल जाता है।
तो मेरी जो रेल से यात्रा है वो मेरी इस लेखनी में बहुत बड़ी सहायक होती है, क्योंकि समय का भी उपयोग हो जाता है उसमें। और दूसरा मैं कहूँ, चूंकि मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ और कानून पे काम करने के लिए आपको हर रोज पढ़ करके उससे अपडेट होना पड़ता है, तो थोड़ी सी पढ़ने की रुचि है, ये मुझे इस तरफ ले गई। और मैंने चूंकि मेरे विषय से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी, और मैं लंबे समय से, हम लोग लगभग 2010 से जम्मू कश्मीर के ऊपर काम करते हैं, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के माध्यम से। पहली बार जब हम लोग जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के माध्यम से इस पर काम किया था तो लोगों को 35 कैपिटल ए क्या होता है ये भी अधिकांश लोगों को नहीं मालूम था, और हमने उससे वहां से काम शुरू किया। और चलते चलते मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव होगा कि जो सपना जीवन में देखा वो सपना सफल हो गया, क्योंकि बरसों पुराना सपना था। धारा 370 का हटना अपने आप में उसकी एक बड़ी सफलता है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने एक पुस्तक जम्मू कश्मीर तथ्य और उसका समस्या और समाधान, इस पे लिखी है। डॉक्टर साहब, उस समय की परिकल्पना जब आपने मन में की होगी और अभी जब धारा 370 हटी तो उस बीच में आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि आपकी उस पुस्तक उसी पे आधारित होगी निश्चित रूप से। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे उसके बारे में थोड़ा सा। 2010 में हमारे संघ के एक अखिल भारतीय अधिकारी हैं जी, मैं जब नागपुर पहली बार बैठक में गया था तो उन्होंने जो विषय रखा था जी, वो लंबे समय 10-12 साल जम्मू कश्मीर में संघ के प्रचारक के नाते उन्होंने काम किया है। तो मैं देखता था कि जैसा उन्होंने उस समय वहाँ की परिस्थितियां और सब पर वर्णन किया था, और 2020 आते आते वो परिस्थितियां वैसी ही बनती गईं। तो मैं मानता हूं कि ऐसे युग दृष्टाओं के साथ में मुझे रहने का मौका मिला है, और उसी का परिणाम है कि मैं कुछ आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो इस पर लोगों ने बहुत अध्ययन किया है, और बहुत अध्ययन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया है। चाहे वो प्रजा परिषद के आंदोलन से लेकर आज तक के इतिहास के बारे में देखें, तो ऐसे मनीषियों का जो सानिध्य मिला है, यही मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है मेरी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात और हम ध्यान आपका आकर्षण करना चाहेंगे कि न्याय की अवधारणा जो है वो आपने हिंदू, मुस्लिम और अन्य समाजों के ऊपर एक विवाह पद्धति पे या उनके उस पे लिखी है, तो इसमें क्या कुछ है इस पुस्तक में? देखिए, हमारे यहाँ न्याय के बहुत तरीके होते हैं। जब हम काणे का न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, सुख का न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, मनु का न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, तो सभी ने अपने हिसाब से समाज में हम कैसे जल्द से जल्द निर्णय दे सकें कहा गया। हमारे शास्त्रों में कहा गया, जब युधिष्ठिर का न्याय शास्त्र देखते हैं तो वो कहते हैं वो राजा नरक का भागी होगा जो समय पर न्याय नहीं दे सकता, और वही परिभाषा आज तक चले, जस्टिस डिलेड डिनाइड जो हम कहते हैं। तो मैंने देखा कि आखिर किस तरह से न्याय की व्यवस्था होती होगी। तो जब मैं मुस्लिम लॉ को पढ़ता हूँ तो मुझे शहंशाह सूरी का अपने एक व्यवस्था दिखती है, उस समय के जिन जिन लोगों ने उस पर काम किया है। तो मैंने तीनों के कंपेरेटिव अध्ययन करने का प्रयास किया है कि हिंदू पद्धति में न्याय कैसे होता है, मुस्लिम पद्धति में कैसे होता था, और ईसाई पद्धति कहें या जिसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं, इसमें कैसे न्याय। तो तीनों का कंपेरेटिव चार्ट बनाने का मैंने प्रयास किया है, और ये मेरी न्याय की अवधारणा जो मेरी पुस्तक है उसमें इसी के संबंध में है। डॉक्टर साहब, भारत के परमवीर, इसमें आपने जितने भी परमवीर चक्रधारी महान आत्माएं हैं उन सब के बारे में, जो लोग हैं उनके बारे में लिखा है, और ये पुस्तकें आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित भी की गई हैं। इसमें क्या कुछ किया है आपने भारत के परमवीर? मैं अपने जीवन में देखता हूँ जी, मैं चूंकि बच्चों के साथ काम करता हूँ, पिछले जब मैं आयोग अध्यक्ष रहा हूँ, जब से मैं लगभग 3-3.5 लाख बच्चों के साथ मेरा सीधी चर्चा हुई है। मैंने इस पूरी चर्चा के बाद ये पाया कि हमारे जो बच्चे हैं उनके सामने असली नायक कौन होना चाहिए, यह समझ में बच्चों को नहीं आ पा रहा है। वो किसको देख करके अपने जीवन की दिशा तय करें। और मैं बच्चों से अक्सर बात करता हूं कि आपका हीरो कौन है, तो वो किसी फिल्मी हीरो का नाम बताते हैं। तो मैं बोलता हूं तो रियल लाइफ हीरो है, जीवन में रियल लाइफ हीरो आगे बढ़ाता है। तो मेरी नजर में ये जो परमवीर चक्र विजेता हैं, आर्मी के हमारे वो बहादुर सैनिक हैं जो मृत्यु की साधना करते हैं, मृत्यु की तरफ दौड़ करके जाते हैं, और भारत माता की रक्षा का जो वचन दे करके भारत माता की रक्षा करने में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये ही रियल लाइफ हीरो हैं। तो मैं बच्चों के सामने यही बताना चाहता हूं कि रियल लाइफ हीरो ये हैं कि जो अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जीते हैं। तो मेरी जो भारत के परमवीर पुस्तक है वो इसी पर आधारित है, उन्हीं महान हुतात्माओं के ऊपर है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, केवल इस बात को लेकर के तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। डॉक्टर साहब, नवाचार और अभिनव प्रयासों के लिए आप सदैव जाने जाते हैं, चूंकि इतना बड़ा दायित्व आपको मिला है। इसके पहले भी आप बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे, तो ऐसे में जो नवाचार है वो कैसे कर पाते हैं? कुछ एक याद आ रहा हो तो कृपया आप बताएं हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि चूंकि जो व्यवस्थाएं चलती हैं वो हमेशा उस समय की सबसे अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं।
इसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, इस पर हमेशा विचार करना चाहिए। जब मैं कार्यालय मंत्री बना तो मुझे लगा कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं 2-3 चीजें मैंने अपने जो मन में सोचा है। एक तो मैंने सोचा कि हमारे कार्यालय में इतने भी कर्मचारी हैं, और कर्मचारी में भी मैं कहूं कि जो सबसे छोटा कर्मचारी है, मैं उनके बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का काम कर रहा हूं। जी, मेरा प्रयास है उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। पहली प्राथमिकता होगी उनकी बच्चियों को अच्छा स्कूल मिल जाए, क्योंकि जो हमारा आर्थिक अभाव में जो समाज जीता है वो बच्चों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देता है। तो हमारे जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ, सभी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों की शिक्षा पर। दूसरा मेरा मानना है कि पर्यावरण एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने कार्यालय को एक पेपरलेस कार्यालय के रूप में कैसे बना सकता हूं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया इसका उपयोग करते हुए। इस दिशा में मेरा प्रयास है। जैसे मैंने उसके कोई पैरामीटर्स बनाए हैं। अगर मैं कहूं कि पिछले साल 10,000 फोटोकॉपी हमने की होंगी, तो क्या इस बार हम 4,000 फोटोकॉपी में काम कर सकते हैं? बिल्कुल। तो मुझे लगेगा ये पैरामीटर्स हैं कि इसमें हमने इतना अपना पर्यावरण के लिए कुछ योगदान देने का प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, चूंकि बात निकल ही गई है प्रकृति संरक्षण की या पर्यावरण की, तो आपने आते से ही सबसे पहले नवाचार किया था कि एक वृक्ष आपने लगाया। इसके पहले भी किए हैं काम, साथ ही साथ जो अंधत्व निवारण है तो आपने चूंकि खुद भी अपनी नेत्रदान किए और अपने सहकर्मियों को भी इसके लिए मनाया है, तो ये एक बड़ी बात है। कहाँ से प्रेरणा आपने ली? मुझे लग रहा था कि आयोग के बाद, अब मैं चूंकि आयोग एक अलग तरह का काम होता है, जब से मुझे पार्टी कार्यालय का मंत्री बनाया है, तो मैं ऐसा मानता हूँ ये मेरी दूसरी पारी है इस तरह की। तो मैंने तय किया था कि यहाँ से मुझे कुछ अपने ऊपर कुछ चीजें सेट करना चाहिए। तो सबसे पहला मैंने यही संकल्प लिया कि मैं अपने नेत्रदान करूंगा। जब मैंने बात की तो मेरी जो ब्लाइंड क्रिकेट के साथ में हम लोगों को लंबे समय से काम कर रहे हैं, पूरी हम 21 लोगों ने तय किया और नेत्रदान का फॉर्म भरा है। और उसी दिन हमने एक पारिजात का पौधा अपने कार्यालय में लगाया था, क्योंकि पारिजात का अपना महत्व है। और इसको देख करके मुझे लगता है इसमें दोनों संदेश जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमें अपने लिए जो अपनी तरफ से जो करना चाहिए और प्रकृति के लिए करना चाहिए, तो दोनों तरह के काम उस दिन मैंने करने का प्रयास किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से यहाँ बात ही बात में एक और नई चीज आई है। ब्लाइंड क्रिकेट हेतु आप प्रयासरत रहते हैं, जिला स्तर से लेकर पूरे प्रदेश की एक टीम और पूरे फिर भारत में एक टीम, और जिसको आपने नाम दिया है KFC-AB। तो ऐसे में जो आपने कुछ मैच भी कराए हैं, भारत श्रीलंका की बात कर लें, भारत बांग्लादेश की, तो क्या कुछ उन लोगों को आप सिखाते हैं या कैसे मोटिवेशन करते हैं वहाँ? देखिए साहब, जो ब्लाइंड क्रिकेट है और नॉर्मल क्रिकेट के कंपेयर करते हैं तो 100 टाइम्स ज्यादा चैलेंजिंग है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा क्या है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी वो खिलाड़ी हैं जो अपना जीवन, उनका परिवार आर्थिक अभाव में जीता है। तो हम बहुत छोटी छोटी जगह से प्रतिभाओं को निकाल के लाते हैं। हमारे साथ में एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मिस्टर सोनू गोलकर। वो उनको पूरी तरह से दृष्टिबाधित हैं और खंडवा जिले के एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं। लेकिन वहां से आकर के वो यहाँ हैं, कई देशों में क्रिकेट खेली है, बैंक में नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपने इस उनके जो ब्लाइंड होने को कभी उन्होंने कमजोरी नहीं माना, उसको अपनी ताकत बना दिया। तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति अपनी सब कमजोरी को ताकत बना सकता है, तो ऐसे लोग तो वास्तव में, फिर मैं वही बात कहूंगा कि यही मुझे देखते हैं कि यही रियल लाइफ हीरो है। जब भी मुझे कोई रियल लाइफ हीरो दिखता है तो मुझे लगता है इसको उचित मंच मिलना चाहिए और समाज में स्थान मिलना चाहिए। जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से लोग शुरू करते हैं अपने जीवन को। कमजोरियों को आत्मबल बनाने की प्रेरणा देने में माहिर हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। खैर डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल यहाँ करना जरूरी है। नवाचार की जब बात निकली थी कि जब आप बाल आयोग के अध्यक्ष थे तो आप एक दिन का अध्यक्ष भी बनाया करते थे। उन बच्चों को कैसा अच्छा फील होता होगा कि उनको एक नई ऊर्जा मिलती होगी कि जब आप अपने सारे अधिकार एक दिन के लिए उन बच्चों को दे देते होंगे। उस समय एक लाल बत्ती की गाड़ी होती थी, कैबिनेट मंत्री को दर्जा होता था। तो मैं पहली बार मेरी मुलाकात हुई एक जबलपुर में श्रेयांश बालमाटी से। मुझे किसी ने बोला एक ऐसा बच्चा है जिसको प्रोजोरिया बीमारी है और इस बीमारी में 14-15 साल से अधिक उम्र नहीं रहती है, बट वो 10-12 साल की उम्र में भी उसका जो बॉडी होती है वो 70 साल जैसी हो जाती है। शरीर होता है, चमड़ी छोड़ने लगती है उसको, तो जैसे 70 साल के व्यक्ति को जोड़ियां रहती हैं वैसी होती हैं। तो मैंने देखा बहुत छोटी हाइट है, इतना सब है, सर इतना वजन हो जाता है कि बॉडी झेल नहीं पाती उसको। तो मैं उससे मिलने गया। जब मैं मिलने गया तो मुझे लग रहा था मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ जिसके जीवन का कम समय होता है। तो मैं बड़ा एक मन में करुणा के भाव से जा रहा था। मैंने पूछा उससे कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या है? तो बोला साहब मुझे आयोग अध्यक्ष बनना है आपके जैसा। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन ऐसा इसको कभी मौका देंगे। तो हमने एक दिन का आयोग अध्यक्ष बनाया। उसमें मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री उसमें पधारे थे और मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिन का जो संबोधन दिया था कि मैं अध्यक्ष जी आपके आदेश का पालन करने के लिए आया हूँ। उस दिन से उसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। उसको अमेरिका में बुलाया गया,
उसने एक इच्छा व्यक्त की थी मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है। जी। फिर हम लोगों ने अमिताभ बच्चन को लगातार पत्र व्यवहार किया, फिर अमिताभ बच्चन ने एक दिन उनको बुलाया और अमिताभ बच्चन ने उससे मुलाकात की। तो मुझे लगता है मैं तो शायद इतना बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन एक दिन का जो हमारे अध्यक्ष हैं वो वास्तव में बहुत बड़े हैं। उस पर अमेरिका तक उनकी बात पहुंच रही है, दुनिया के लोग, बड़े बड़े लोग उनसे मिल रहे हैं। एक ऐसे हमारे अब्दुल कादिर इंदौरी हैं, वो उसके दोनों हाथ नहीं है, वो भी एक दिन का अध्यक्ष था हमारा, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है स्विमिंग में। आप सोचिए हाथ के बगैर तैरना कितना कठिन काम होता है। तो मुझे लगता है ऐसे जो रियल लाइफ हीरो होते हैं, मैं उनको ला करके ऐसा मंच देने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है उनके जीवन की जो खुशी होती है वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, ग्वालियर में आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में आपने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जहां 6 लोगों के ऊपर आपने मामला दर्ज कराया। न केवल मामला दर्ज कराया बल्कि उनको सजा भी दिलाई। क्या पूरा मामला था? मैं कहूं मेरे आयोग के कार्यकाल में ऐसे 30-40 प्रकरण ऐसे होंगे कि जिनमें बच्चों की ट्रैफिकिंग को लेकर के हमने बड़ी कार्रवाई की। बिल्कुल। एक जिस हॉस्पिटल का आप कह रहे हैं उसका मामला हो, चाहे वो ग्वालियर में बदनापुरा का मामला हो जिसमें कुछ बच्चों की ट्रैफिकिंग, जिसमें पूरे देश भर में हमने उस समय 14 बच्चों को रेस्क्यू किया था, चाहे वो छोटा झाबुआ के पास में एक जगह है वहां का मामला हो, गुजरात के लिए बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही थी। तो मुझे लगता है उस कार्यकाल में हम लोगों ने लगभग 40-50 ऐसी बड़ी कार्रवाई की हैं कि जो पूरे देश में अपने आप में एक मिसाल है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कम उम्र में बुलंदियां या बुलंदियों को छूना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब मन में इच्छा हो, मन में एक आत्मविश्वास हो या हमारे अच्छे काम सामने हो, तो वो बुलंदियां स्वतः ही चल के आपके पास आ जाती हैं। कुछ इस तरह की अपने आप में एक कहानी बना के सामने लाए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा हमारे बीच में। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा आज हमारे विशेष अतिथि थे, और 2 लाइनें डॉक्टर साहब आपके नजर में फिर से करना चाहूंगा कि किसकी जरूरत जो लाए मेरी परवाज में कोताही, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। उर्दू शब्द हैं, आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। साधना न्यूज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।